हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम आरोह पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बच्चों आगे चलते हैं और आज देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इनका जीवन परिचय, इनका साहित्य में योगदान। तो देखो बच्चों कि इनकी जो एक रचना है, इनकी रचना की जो दो पंक्तियां दे रखी है यहाँ पर कि सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि प्रत्येक जो राष्ट्र है या जो प्रत्येक जो देश है उसकी अपने देश की एक संस्कृति होती है। उस संस्कृति की जो अगर वो अच्छी संस्कृति है तो उसकी प्रेरणा क्या है, सभी को रहती है। सभी दूसरे समाज या दूसरे राष्ट्र के लोग क्या है उससे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उस संस्कृति का जो जन्म है अपनी ही धरती पर होता है और धरती के लोग ही क्या है उसे अपने मन में पाल पोस कर या हमेशा उस संस्कृति को ध्यान में रखकर जो आचरण करते हैं उससे क्या है वो और ही अधिक फैलती है। तो बच्चों अब देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब बात आती है इनकी रचनाओं की कि मेरी कहानी इनकी क्या है, आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये तो क्या है इनके हिंदी अनुवाद है। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, ये क्या है इनके लेख और जो भाषण है उनका क्या है संग्रह किया गया है इनमें। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1964 में। तो जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म क्या है इलाहाबाद के संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता वहाँ के बहुत बड़े वकील थे। तो नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई थी। तो यहाँ पर बेटा ये क्या है एक संपन्न और अच्छे परिवार से हैं, तो इनके जो पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं आया। इन्होंने कुछ तो अपने देश भारत में और कुछ से भारत के बाहर भी किया है उच्च शिक्षा हासिल की थी। और वहीं से उन्होंने क्या की थी, वकालत की भी पढ़ाई की थी। लेकिन ये क्या थे कि गांधी जी के जो विचार है उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनकी पुकार यानी गांधी जी की पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए थे। आगे चलकर सन 1929 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। तो धीरे धीरे क्या है गांधी जी के साथ रहते हुए नेहरू जी का झुकाव जो क्या हो गया, समाजवाद की तरफ होने लगा, यानी समाज के कल्याण के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, इन सब चीज़ों की ओर इनका ध्यान क्या है ज़्यादा जाने लग गया। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके पाठ के लिए भी उपयोगी है और यहाँ जहाँ जब बात आती है सामान्य ज्ञान की तो भी आपको पता होना चाहिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत के निर्माण तक में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच में क्या है चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे, यानी बच्चे उन्हें क्या है चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। इसीलिए 14 नवंबर को क्या है बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो देखते हैं कि इन्होंने किन किन सिद्धांतों का प्रचार किया था। इन्होंने शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का हमेशा प्रचार किया था। तो अब बात आती है बेटा कि आपके जो पाठ्यक्रम में है वो क्या है, हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। ये है तो क्या है अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। तो इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान क्या है, आज भी एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत
एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की क्या है, विषय वस्तु रही है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द भी विचार किया है और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का अर्थ होता है कि करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का जो कथ्य है वो अत्यंत ही क्या है, विराट, और जो इसका प्रस्तुतिकरण है वो क्या है, अत्यधिक पेना है। तो देखते हैं बच्चों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया भारत माता का जो ये अध्याय है, तो ये क्या है, इनका रूपांतरण किया गया था। देखो इसमें देखते हैं कि क्या है। अक्सर यानी प्राय जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता था, एक जो मेरी सभा या समारोह होता उसे छोड़कर जब मैं दूसरे में जाता था तो और इस तरह चक्कर काटता रहता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। तो यहाँ बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं अनेक सभा या जो समारोह या कोई भी प्रोग्राम में जाता था तो मैं अपने भारत देश की क्या है, चर्चा करता रहता था। भारत जो है एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। यानी यहाँ संस्थापक यानी स्थापित करने वाला कौन था, सम्राट भरत था, और सम्राट भरत के नाम पर ही भारत का नाम निकला हुआ है। तो मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे। मैं शहरों में तो क्या करता था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ के लोग तो समझदार थे और उन्हें दूसरे की किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, यानी उन्हें दूसरे प्रकार की खुराक की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया क्या महदूद था, अब किसान क्या है, गाँव में रहते हैं तो उनकी जो जान पहचान होती है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, नज़रिया यानी जो दृष्टिकोण होता है महदूद यानी एक सीमित ही था। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान क्या है, एक है। मैं उन मसलों का जिक्र यानी उन विषयों का मैं चर्चा करता था जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थी, यानी एक ही समान थी। और स्वराज्य का भी जिक्र करता है, यानी आज़ादी के बारे में भी लोगों को बताता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि मैं अगर शहरों में जाता तो शहरों के लोगों को तो बात समझाने का जो तरीका था वो हमेशा अलग रहता था, लेकिन गाँव के जो लोग हैं उनका दृष्टिकोण क्या होता है, सीमित होता है। और मैं उन लोगों से जब बात करता तो उन्हें अपने हिंदुस्तान के बारे में बताता और आज़ादी, अगर भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं उनको बताता था। तो इस जो ये भाग आया है पाठ का, इसमें क्या है, नेहरू ग्रामीण लोगों से और किसानों को समझाते हैं कि सभी किसानों की जो समस्याएं हैं वो क्या है, हमेशा से एक ही रही है। तो अब देखते हैं कि मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। यानी जो गांव में जाते, किसानों से मिलते, उनसे जलसों में मिलते, तो वो किसके बारे में बताते थे, उत्तर से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो खैबर यानी कश्मीर का एक स्थान है जिसे क्या मानते हैं, भारत का प्रवेश का प्राचीन मार्ग भी मानते हैं, तो उसके बारे में बताता। और दक्षिण के अंतिम छोर में क्या है, कन्याकुमारी है जो कि केरल में स्थित है, तो वहाँ की यात्रा के बारे में मैं लोगों को बताता था और कहता था कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी। तो यहाँ पे जो अपने जवाहरलाल नेहरू जी है ये कहना चाहते हैं कि मैंने पूरे देश का जो भ्रमण किया और वहाँ पर जो मैंने लोगों की सभा ली या जलसे लिए, तो वहाँ जितने भी किसान वर्ग थे उन सब के सवाल क्या हमेशा एक से रहते थे, यानी गरीबी, कर्जदार, यानी जो बड़े लोग थे उन्होंने कर्जा दे रखा था वो उनसे चुकता नहीं होता, पूंजीपतियों के सिकंजे, यानी जो पैसे वाले लोग थे वो क्या करते थे, पहले तो उन्हें किसानों को कर्ज दे देते और बाद में क्या है वो उसे सूद समेत लेते थे। और जमींदार और महाजन क्या होते हैं, जो ऋण देने वाले बड़े लोग होते हैं, और ज़मींदार यानी जिनके पास ज़मीनें होती हैं, उनके कड़े लगान होते थे, और लगान भी क्या है, सूद के साथ लेना, और ऊपर से पुलिस के जो अत्याचार हैं, ये सभी बातें गूंथी हुई थी उस ढड्डे के समान। यानी सभी जो किसान थे उनके साथ क्या है, एक सी जो ये सारी बातें हैं ये क्या है, जुड़ी हुई थी, और उन सब पर इन सारी बातों का क्या है, बोझ सा
बना हुआ था, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। यानी ऐसा लगा जैसे कि जो विदेशी सरकार है, यानी उस समय जो अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने जैसे कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर कर रखी थी और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। यानी ये जो सारी किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, लगान लगना, कर्जा जो था, पूंजीपतियों का जो महाजनों का जो ऋण था, इन सब से क्या है, सब छुटकारा पाना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसे हम एक जुंझ भाग हैं। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल जी हैं वो कहना चाहते हैं कि लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, जिसका हम क्या है, एक जुंझ यानी एक भाग है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी करता था। यानी बाहर के जो विदेश हैं उनकी दुविधाओं के बारे में भी मैं उन लोगों से बात करता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों, यानी जो आश्चर्यजनक परिवर्तन थे, हाल ही बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की थी। तो यहाँ पर जो नेहरू जी है वो लोगों को किस तरह से प्रेरित करते थे, दूसरे देशों की बातें बता के कि वहाँ पे किस तरह के हालात थे और उन लोगों ने किस तरह से वहाँ पर तरक्की की थी। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। यानी अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं इन लोगों में क्या है, ये प्रेरणा भर सकता हूँ। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। तो यहाँ पर अपने देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महाकाव्य जैसे रामायण है, महाभारत है, या जितने भी हमारे पुराण या प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में वो लोग पढ़ते रहते थे, जिससे उन्हें क्या है, प्रेरणा मिलती रहती थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिलों में विदेशों में भी नौकरियां की थी। तो यहाँ नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं ऐसी सभाओं में जाता तो मुझे वहाँ पर कुछ न कुछ लोग ऐसे मिलते जो ऐसे थे जिन्होंने क्या है, देश के बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, या बड़ी जंग यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें वो लोग क्या है, भाग ले चुके थे। तो उन्हें क्या है, देश की जितनी भी समस्याएं थी उनके बारे में कहीं ना कहीं पता था। तो सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी, यानी 1930 में क्या है, भारत में आर्थिक मंदी लगी थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। यानी मेरे द्वारा जो संदर्भ दिए जाते थे वो उनकी समझ में आ जाते थे। तो देखो बच्चों, इन जो गद्य भाग है, ये जो गद्य भाग आया था या जो गद्यांश आया था, इसमें क्या है, नेहरू जी भारत से बाहर के जो अन्य देश हैं उनसे किसानों को या ग्रामीणों को क्या है, परिचित कराते हैं, जिससे उनमें क्या की जागरूकता आ सके, जो स्वतंत्रता की अभिलाषा है वो जागरूक हो सके और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके, जिससे कि है वो क्या है, आज़ादी के लिए क्या है और प्रयत्न कर सके। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय से होता। इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताजुब होता। कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लगता। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैं कहीं किसी स्थान पर जाता या सभा में जाता तो लोग क्या करते थे, भारत माता की जयकारे बोलने लगते थे। तब अचानक से मैं लोगों से पूछ लेता था कि ये भारत माता कौन है जिसकी तुम जय करते हो। तो लोग क्या है, बड़ी उत्सुकता से ताज्जुब होकर क्या है, मेरी तरफ देखते या एक दूसरे की तरफ देखने लगते कि मैं ऐसा सवाल क्यों करता हूँ। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया है, यानी एक जाट जिसे देख कर ऐसे लग रहा है कि जिसने क्या है, उसकी पीढ़ियाँ जो थी हमेशा क्या है, खेती ही करती रही है, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो धरती से है तो फिर कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे यानी प्रांत की धरती या सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। तो यहाँ नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं लोगों से पूछता कि वो कौन सी भारत माता, कौन सी धरती माता की जय कर रहे हैं, तो या तो वो आपकी धरती गांव की है, शहर की है, आपके किसी प्रांत की है या पूरे देश की है। तो वो जब इन सवालों से थक जाते तो गाँव के जो लोग थे वो यही कहते कि आप ही हमें बता दीजिए कि कौन सी धरती की बात हो रही है।
मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें क्या देते हैं, अन्न देते हैं, ये सभी हमारे क्या है, अजीज है या हमें प्रिय है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मैं लोगों को बताता कि इसमें क्या आते हैं, धरती के अंतर्गत नदी आते हैं, पहाड़ आते हैं, जंगल आते हैं, खेत आते हैं, ये सब हमें क्या देते हैं, जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए या पेट भरने के लिए अन्न देते हैं। लेकिन इन सब से हटकर जो सबसे प्रिय है वो क्या है, लोग। तो भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, यानी जो भारत की करोड़ों की जो जनता है, ये सब लोग मिलकर क्या है, भारत माता की जय है। तो भारत माता की जय से मतलब इन लोगों की जय है, यानी सारे लोगों की जय करना ही भारत माता की जय होगी। तो मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, यानी तुम इस भारत माता की एक अंग हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो, यानी तुम ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठती, उनकी आंखों में क्या है, चमक आ जाती तो उन्हें क्या है, उनसे प्रेरणा मिलती और उनका आत्मविश्वास बढ़ता और वो क्या है, बुराइयों के सामना करने के लिए और भी अधिक जागरूक हो जाते। तो इस तरह से यहाँ पर नेहरू जी उन्हें क्या है, प्रेरित करते थे। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो, बड़ी खोज कर ली यानी उन्हें बड़ी जानकारी मिल गई हो कि भारत माता क्या है, वही है और उन्हीं के जुड़ने से क्या बनती है, भारत माता है। तो इस तरह के जो भाषण होते थे उनके, तो इससे लोगों में क्या जगती थी देश प्रेम की भावना जगाई जाती थी और उन्हें कहा जाता था कि भारत के लोग ही क्या हैं, भारत माता है। और उनका जो देश के प्रति प्रेम है या जो आपस के जो स्नेह भाव है उसे क्या है, बनाए रखना है और इसी आपसी स्नेह भाव से ही क्या है, हमें एक दिन आज़ादी की प्राप्ति होगी। तो देखो बच्चों, ये जो पाठ है छोटा, लेकिन इसका अर्थ क्या है, बड़ा ही गंभीर और बहुत ही अपने आप में विराट स्वरूप लिया हुआ है। तो इसको सुनना बच्चों, इसको पढ़ना, जिससे कि आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको करने में थोड़ी आसानी होगी।